तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेलुगु भाषा की एक बहुत ही दमदार मूवी को, जिसका नाम है स्वैग। इस मूवी की कहानी आपका सर चकरा देने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोगों को वक्त दिखाया जाता है सन 1500 साल पहले का, जहां पर हम लोगों को एक राज्य को दिखाया जाता है और इस मूवी के मुताबिक इस राज्य पर सब कुछ औरतों के कंट्रोल में ही होता है। मतलब कि आजकल का जो माहौल है उससे बिल्कुल उल्टा। मतलब कि औरतें ही रानियां बनेगी, राज करेगी, युद्ध करेगी, सारे मर्द पर्दे के पीछे ही रहेंगे। और उसी तरह इस वक्त के समय में किसी भी औरत को लड़का होता है तो उनको खत्म कर देते हैं। इन लोगों का यही मानना होता है कि लड़कियों की वजह से ही खानदान आगे बढ़ेगा। अब ऐसे ही एक राज्य में रुक्मणी देवी नाम की एक रानी होती है। इसके भी काफी सारे संतान पैदा हुए, मगर लड़के होने की वजह से उन सबको खत्म कर दिया। फिलहाल रुक्मणी इस समय प्रेग्नेंट होती है और इसी का पति का नाम होता है भवभूति। और यह भवभूति यह रेगुलेशन लाना चाहता है कि सारी दुनिया में मर्द जाति ही आगे रहेंगे, औरत नहीं। तो फाइनली 1551 ईस्वी से मर्दों का राज्य स्टार्ट होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हम लोग भवभूति नाम के एक एसआई को देख पाते हैं। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। उस राजा का नाम भवभूति था और इस एसआई का नाम भवभूति है। मतलब कि सिर्फ दोनों का नाम सेम है। इस समय भवभूति रिटायर हो चुका होता है। इसने अपने जॉब के दौरान किसी भी औरत का रिस्पेक्ट नहीं किया, जिस वजह से इसका पेंशन वगैरह सब खत्म हो गया। इसी समय भवभूति को कोई लेटर भेजता है। इस लेटर में यह लिखा होता है कि आप श्वगांधिका के खानदान वाले हो। आपके पूर्वजों का अमानत खजाना आपका इंतजार कर रहा है। इसे हासिल करने के लिए आपको इस एड्रेस पर आना पड़ेगा। और उसी तरह इस खत में एक फोटो भी होता है जो सेम टू सेम भवभूति की तरह दिख रहा होता है। अब अगले दिन हम लोगों को श्वगांधिका के उस खजाने को दिखाया जाता है और इस खजाने को महर्षि नाम का शख्स और उसके परिवार वाले इसकी रक्षा करते हैं। दरअसल यह लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। राजा महाराजा अपना प्रॉपर्टी छोड़कर गए होते हैं, वो खजाना उनके खानदान वालों तक पहुंचाना, यही इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। सदियों से महर्षि के पूर्वज सब यही काम करते आ रहे हैं। अगर किसी भी खानदान में बच्चा पैदा होगा तो उनका नाम वो लोग इनके पास दर्ज करवाते रहते हैं। इस तरह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे खानदान वाले लोग जुड़े होते हैं। तो इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन से श्वगांधिका के खानदान वाले जुड़े होते हैं और श्वगांधिका खानदान को भवभूति ने स्टार्ट किया। महर्षि और उसकी मां को श्वगांधिका के खानदान के लोग नहीं मिल रहे होते। अगर उस खानदान का वारिस मिलेगा तो यह सारा खजाना उसी का होगा। उसी के वारिस के बारे में पता लगाते रहते हैं और इन लोगों के रजिस्टर में उस खानदान का आखिरी वारिस का नाम लिखा होता है ययाति। उसके बाद ययाति का बेटा हुआ या बेटी इन लोगों को नहीं मालूम। यहां पर एक नियम होता है कि अगर बेटा हुआ तो यह खजाना ययाति का होगा, अगर बेटी हुई तो यह सारा खजाना महर्षि का हो जाएगा। और इस खजाने को हासिल करने के लिए महर्षि बहुत कोशिश करते रहता है। यह भी बेटा पैदा करने के चक्कर में इसकी 3 बेटियां होती हैं। फिलहाल तो इसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। अगर इसकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया तो श्वगांधिका के खानदान का सारा खजाना महर्षि का होगा। महर्षि अपने शिष्य को एक और बात बताता है कि तुम उस खानदान के बेटे को नहीं, बेटी को ढूंढो। अगर हमने यह काम कर दिया तब भी खजाना हमारा हो सकता है। मतलब कि अगर आखिरी वारिस बेटी हुई तो वह खजाना श्वगांधिका के खानदान वालों को नहीं मिलेगा। इसके बाद वो एसआई भवभूति इस ऑर्गेनाइजेशन पर आता है। महर्षि से मुलाकात करके इसी के बारे में बताता है कि आप मेरा खजाना मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं ही श्वगांधिका के आखिरी खानदान का वारिस हूं। महर्षि बोलता है कि आपका चेहरा तो ययाति से मिलता है, मगर मुझे एक और प्रूफ चाहिए। आपके खानदान के पास एक प्लेट होगी जो सदियों से चलती आ रही है। अगर आप मुझे प्लेट दिखा दो तो हम मान लेंगे कि आप ही श्वगांधिका के खानदान के आखिरी वारिस हो। तो भवभूति उस प्लेट को हासिल करने के लिए उसी कोशिश में लगा रहता है। इसके बाद कहानी छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम लोगों को भवभूति के बारे में कुछ सच्चाइयां बताया जाता है। दरअसल भवभूति अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। दोनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रही थी। इसी दौरान रेवती प्रेग्नेंट हुई, लेकिन अचानक एक दिन रेवती अपने पति भवभूति को छोड़कर घर से चली गई। उस दिन से लेकर भवभूति आज तक डिप्रेशन में ही जी रहा है। हमेशा अपनी बीवी को याद करते रहता। इसका घर वगैरह कुछ नहीं होता। सोता है तो पुलिस स्टेशन में, नहीं तो रेलवे स्टेशन पर। रिटायर होने के बाद भी वो यहीं पर रहता है। अब अगले सीन में हम लोगों को अनु नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है।
और इसका पूरा नाम होता है अनुभूति। यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि इसके घर में वो श्वगांधिका के खानदान की प्लेट होती है। एक दिन अनु इसे बेकार की चीज समझकर एक कबाड़ी वाले से बेच देती है और अनु कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम करती रहती है और शायद इसकी माँ एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। कभी कभार वह हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ को देखती रहती है। एक दिन अनु जहाँ काम करती है वहां एक शख्स इसके साथ छेड़खानी करता है। अनु जब मालिक के पास जाकर इसका कंप्लेन करती है तो मालिक अनु और उस शख्स को काम से निकाल देता है, क्योंकि मालिक यही सोच रहा होता है कि अगर अनु यहीं पर रहकर काम करेगी तो कोई ना कोई शख्स इसके साथ छेड़खानी फिर से जरूर करेगा। उस शख्स को मुझे फिर से निकालना पड़ेगा, उसे बेटर यही है कि अनु को ही काम से निकाल दो। अनु का एक बॉयफ्रेंड होता है तो अनु अपने बॉयफ्रेंड के पास आकर यही सारी वाकया बताती है और बोलती है कि कैसा समाज है, यहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं। इसी बात को लेकर अनु और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा होने लगती है। बात बहुत आगे बढ़ जाने की वजह से अनु अपने बॉयफ्रेंड के सारे सामान वापस करके उससे ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन महर्षि को उस कबाड़ी वाले के पास वो प्लेट दिखाई देती है। इसे देखकर महर्षि की माँ बहुत खुश होती है। अपने आदमियों को बोलती है कि उस प्लेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करो कि आखिर वो प्लेट कबाड़ी वाले के पास कहां से आया। अब कबाड़ी वाले के पास जाकर पूछताछ करते हैं तो कबाड़ी वाला अनु का एड्रेस बताता है। उसी वक्त भवभूति महर्षि के पास आकर बच्चों का जो सिलेक्ट होता है वही स्लेट लाकर इसे दिखता है। बोलता है कि मैं आपको स्लेट लाकर दे दिया, आप मेरा खजाना मुझे दे दीजिए। तो महर्षि इसके ऊपर गुस्सा होकर इसे यहां से भगा देता है। इसके बाद महर्षि का वह आदमी अनु से मुलाकात करता है। इससे पूछता है कि क्या यह प्लेट तुम्हारी है। अनु बोलती है हाँ, प्लेट मेरी है, मेरी माँ ने मुझे दिया था। इस तरह से वह हॉस्पिटल ले जाकर अपनी माँ को दिखाती है। इसे देखकर महर्षि का वह आदमी बहुत खुश होता है। इसका मतलब श्वगांधिका का वारिस मिल गया, और अगर लड़की है तो वह खजाना महर्षि का ही हो जाएगा। तो अगले दिन महर्षि का वह आदमी अनु को लेकर अपने ऑफिस पर लाता है। मतलब कि श्वगांधिका का जो वंशज का फैमिली नाम का डायरी होता है उसमें अब अनु का नाम जोड़ना पड़ेगा, तभी यह प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अनु को देखकर महर्षि की मां थोड़ा उदास होती है, क्योंकि श्वगांधिका के खानदान में एक लड़की वारिस हुई। अब वह खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, यह खानदान तो यहीं पर समाप्त हुआ। अनु को बैठाकर इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए पूजा करने ही वाले होते हैं, तभी इनके पास एक लेटर आता है। इस लेटर में यह लिखा होता है कि श्वगांधिका के खानदान में आखिरी वारिस मर्द लड़का है। इस लेटर को पढ़कर तो हर कोई हैरानी में रह जाता है। अगले सीन में हम लोगों को सिंघानी नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो हूबहू भवभूति की तरह दिखाई देता है। सिंघानी का एक जिगरी दोस्त होता है जिसका नाम होता है माइकल। दोनों मिलकर इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करते हैं, मगर इनका एक वीडियो वायरल नहीं होता, जिस वजह से माइकल सिंघानी को लेकर एक येकाम्भरम नाम के एक शख्स के पास जाता है जो लोगों का भविष्य बताने का काम करता है। माइकल बोलता है कि गुरुजी, यह मेरा दोस्त सिंघानी है, इसने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया मगर एक भी वायरल नहीं हुआ। गुरुजी, आप इस बारे में कुछ जुगाड़ बताइए ना। तो येकाम्भरम माइकल को देखकर इसका राशि बता देता है और उसी तरह कुछ आइडिया भी सजेशन देता है कि तुम वीडियो इस तरह से बनाओ, जरूर वायरल होगा। तो अब झट से सिंघानी का वीडियो वायरल होने लगता है। अब एक पर एक वीडियो सिंघानी बनाते जाता है और एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन जाता है। एक दिन सिंघानी के पास श्वगांधिका के खानदान का एक लेटर आता है कि आप उस खानदान का वारिस हो, खजाना आपके नाम हो सकता है। सिंघानी यही लेटर येकाम्भरम के पास जाकर इसे दिखाता है। येकाम्भरम इसे देखकर बोलता है कि तुम जरूर राजा महाराजा के खानदान से हो, लेकिन खजाने को हासिल करने के लिए तुम्हें एक लड़के का बाप बनना पड़ेगा और तुम इसके लायक नहीं हो। मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में लड़का पैदा नहीं हो सकता, मगर इसका एक सॉल्यूशन है। जो लड़की लड़के को ही जन्म दे सकती है, ऐसी खूबी वाली लड़की से अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी नैया पार हो सकती है। सिंघानी बोलता है कि गुरुजी, मैं तो एक लड़की से प्यार करता हूं। येकाम्भरम बोलता है तो तुम उस लड़की की कुंडली लाकर मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें बता दूंगा वह लड़की लड़का जन्म दे सकती है या नहीं। इसके बाद सिंघानी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसके सामने बहाना बनाने लगता है कि मैं तुम्हें अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मिलाने वाला हूं। अब येकाम्भरम के पास लाने पर सिंघानी को यह बात मालूम पड़ती है कि इसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, खुद गुरुजी यानी कि येकाम्भरम की बेटी होती है। येकाम्भरम अपनी बेटी की ऐसी हरकत को देखकर उसे हॉस्टल से निकालकर अपने घर लाता है और उसी तरह अपनी बेटी पर गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि तुम्हें प्यार करने के लिए यही लड़का मिला, ना ही अपने लाइफ में सेटल है और ना ही कोई अच्छा काम वगैरह करता है। येकाम्भरम सिंघानी को बहुत जलील करने लगता है।
बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हें किसने जन्म दिया। अब यह सारी बातें सुनकर सिंघानी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और यहीं पर हम लोगों को यह बात मालूम पड़ती है कि सिंघानी कोई और नहीं रेवती का बेटा है, मतलब कि एसआई भवभूति का बेटा। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी ना। अब सिंघानी को दुखी हालत में देख एक औरत सिंघानी के घर एक लेटर छोड़कर जाती है। सिंघानी इस लेटर को पढ़ता है और सीन यहां से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम लोगों को भवभूति और रेवती को दिखाया जाता है। रेवती जब प्रेग्नेंट होती है तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि अब हमारी जिंदगी में एक नए मेहमान आने वाले हैं। रेवती एक टीचर होती है, मगर ऐसे ही खुशी के मौके पर रेवती का मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन भवभूति रेवती को फिर से सपोर्ट करता है और वह फिर से प्रेग्नेंट होती है। दोबारा से इसका मिसकैरेज हो जाता है। इस तरह से करके करीबन 2 से 4 बार रेवती का मिसकैरेज होता है। रेवती मायूस होकर यही सोचती है कि क्या मैं मां कभी नहीं बन सकती। रेवती फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार इसका 8वां महीना चल रहा है। एक दिन रेवती अचानक भवभूति को छोड़कर घर से कहीं दूर चली जाती है। तो अब प्रेजेंट टाइम पर सिंघानी जब इस लेटर को पढ़ता है तो इसे मालूम पड़ जाता है कि इस दुनिया में मेरा फादर है। इसकी मां ने ही जल्दबाजी करके इसके फादर को छोड़ दिया। इधर आश्रम में महर्षि की मां अपने शिष्यों को कह रही होती है कि आप लोग जल्दी से उस सिंघानी को ढूंढ कर लाओ। महर्षि यही बोलता है कि मां उस सिंघानी से पहले अनु हम लोगों के पास आई और उसी तरह अनु के पास उसकी खानदानी प्लेट है। यही ना होगी असली वारिस। मतलब कि महर्षि को इस खजाने को हासिल करने का बहुत जल्दी होता है। तभी भवभूति आकर उनकी प्रक्रिया को रोकने लगता है। बोलता है कि औरतें कब से वारिस बनने लगीं, वारिस तो सिर्फ हम मर्द ही होते हैं। इस तरह से वह महर्षि की मां को एक लेटर दिखाता है। महर्षि की मां बोलती है, मुझे तो नहीं मालूम आपको यह लेटर किसने भेजा। भवभूति ययाति की फोटो दिखाकर बोलता है, जो लेटर के साथ फोटो आया था ना, वही फोटो महर्षि की मां को दिखाकर बोलता है कि देखिए मैं इसी खानदान का वारिस हूं। उसी समय महर्षि को मालूम पड़ता है कि मेरी बीवी को पेट में पेन स्टार्ट हो गया। महर्षि की मां बोलती है कि महर्षि तुम भवभूति का नाम दर्ज करके ही यहां से जाना, नहीं तो श्राप के बारे में तुम्हें मालूम है ना। महर्षि बोलता है कि मां यह असली वारिस नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद अपना बेटा लाकर दिखाऊंगा आपको, मैं इस श्राप को यहीं पर खत्म कर दूंगा। महर्षि के जाने के बाद इस आश्रम पर एक और लेटर आता है। इस लेटर का हेडलाइन यही होता है कि श्वगांधिका के खानदान में जुड़वा बच्चे हैं। अब इसे पढ़कर यहाँ के तो सारे लोग फिर से शॉक्ड में रह जाते हैं। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम लोगों को दोबारा से भवभूति के बारे में बताया जाता है। यहीं पर हम लोगों को यह बात मालूम पड़ती है कि रेवती का मिसकैरेज की वजह भवभूति ही होती है। भवभूति को हमेशा लड़के की चाह होती है। जब भी रेवती प्रेग्नेंट होती तो यह पता लगने लगता उसके पेट में लड़का है या लड़की। लड़की जब पैदा होने वाली होती है तो भवभूति अपनी बीवी को कोई ना कोई दवाई खिलाकर उसका मिसकैरेज करवा देता है। मर्द और औरत के बीच फर्क करने लगता। लेकिन रेवती ऐसी नहीं है, वह सब कोई को सम्मान भाव से देखती है। लास्ट टाइम जब रेवती प्रेग्नेंट हुई थी तो इसे मालूम पड़ गया था कि इसके पेट में लड़का है। डॉक्टर रेवती को चेतावनी देता है कि मुझे आपके पति पर ही शक है, तुम सतर्क रहना। रेवती जब थोड़ा अपने पति के बातों पर ध्यान देती है तो इसे मालूम पड़ जाता है कि मेरा मिसकैरेज की वजह मेरा पति ही है, तो वह अपने पति को छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट टाइम पर आश्रम के लोगों को समझ आ जाता है कि यह कहानी इस भवभूति की है। तभी इन लोगों को मालूम पड़ता है कि महर्षि के घर लड़की का जन्म हुआ है, मतलब कि श्वगांधिका के परिवार में लड़का है। जब महर्षि अपनी मां के पास आता है तो इसकी मां इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम नाम दर्ज करके यहां से जाना। अब अनु की मां के बारे में मालूम करने के लिए महर्षि का एक आदमी और भवभूति साथ में जाते हैं। मतलब कि इन लोगों को शक होता है कि वो लेटर अनु की मां भेज रही है। हॉस्पिटल आने के बाद मालूम पड़ता है कि उस बेड पर तो कोई नहीं है। सिस्टर से जब इस बारे में पूछते हैं तो बताती है कि वह औरत तो कल ही मर गई। और यहाँ तो सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जो बेड पर औरत पड़ी थी वह अनु की मां नहीं है। महर्षि का वह आदमी महर्षि के पास कॉल करके उसे बोलता है कि उस लड़की ने हम लोगों को धोखा दिया। महर्षि अनु से पूछता है कि तुम्हारी मां कौन है, तुम्हें सच तो बताना पड़ेगा। इधर हम लोग सिंघानी को देख पाते हैं जो लेटर लेकर इस आश्रम पर आ रहा होता है। और उसी तरह भवभूति भी जब इसे सच्चाई मालूम पड़ा कि अनु धोखा दिया तो वह गुस्से में आश्रम पर आ रहा होता है। तभी अचानक यह तीनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। एक है भवभूति, दूसरा है सिंघानी और तीसरा है विभूति, जो एक ट्रांसजेंडर होती है।
और इन तीनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। भवभूति और सिंघानी दोनों शॉक्ड में रह जाते हैं, लेकिन विभूति इन दोनों को जान रही होती है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, यही वर्ष 1500 ईस्वी में। वहीं राजा भवभूति के जमाने का समय। एक दिन राजा भवभूति अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाकर एक तगड़ी प्लानिंग बना रहा होता है कि मर्दों का जमाना बहुत जल्द आने वाला है और वो मैं जल्द लाकर रहूंगा। कुछ दिनों के बाद रुक्मणी को एक बच्चे को जन्म देती है। काफी टाइम से रुक्मणी बेटे को जन्म देती आ रही थी, जिस वजह से वह सबको खत्म करते चली गई। फाइनली वह तंग आकर इस बच्चे को जन्म देती है और इस बच्चे का आज नामकरण होता है। नाम रखते वक्त रानी उसके नाम में अपना नाम जोड़ने लगती है। अब इसे देखकर एक गुरुजी एक समाधान बताती है कि एक बार आप इस बच्चे के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर नहीं, बल्कि इसके पिता का नाम जोड़कर देखिए। राजा भवभूति का प्लान भी यही होता है कि एक बार ऐसा हो गया तो वारिस खुद चलकर आएगा। इस तरह से भवभूति अपने बेटे के साथ अपना नाम जोड़ता है। तो अब उस दिन से लेकर पूरी दुनिया में मर्द का ही राज चलने लगता है। कल तक जो मर्द पर्दे में छुपकर रहते थे, आज औरतें ऐसा छुपकर रहने लगी हैं। एक दिन यहाँ का राजगुरु भवभूति से कहने लगता है कि राजा, अगर आपके खानदान में कोई लड़की दोबारा पैदा होगी तो राज्य का दोबारा वही हाल होगा। अब यह बातें सुनकर भवभूति राजगुरु को श्राप देता है। वो श्राप यह है कि भवभूति के खानदान में जो कोई भी लड़का या लड़की पैदा हो गई तो उनका फैमिली ट्री बनाना होगा। अगर उसमें नाम दर्ज नहीं हुआ तो उस राजगुरु के खानदान में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होगी। बाद में राजगुरु भी इस राजा और इसके खानदान को श्राप देता है। वो ये है कि राजा के खानदान वालों को खुद राजगुरु के पास आकर नाम दर्ज करवाना होगा, वही राजगुरु के रजिस्टर में। अगर ऐसा नहीं करवाया तो राजा का सारा खजाना राजगुरु के परिवार को मिल जाएगा और उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी इनको एक प्लेट दिया जाएगा। प्लेट दिखाने पर ही राजगुरु के परिवार वाले मानेंगे कि वह शख्स भवभूति के खानदान से है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां की स्थिति यह होती है और इस श्राप की वजह से महर्षि को बेटी पैदा होती है दोबारा से, क्योंकि इसने श्वगांधिका के खानदान में वारिस के नाम को दर्ज नहीं किया। और यहां पर एक और बात यह होती है कि वह ट्रांसजेंडर विभूति अनु की मां होती है। अब यहां कैसे पॉसिबल हुआ, हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में भवभूति, विभूति और सिंघानी को लॉकअप में बंद कर देता है। विभूति बोलती है कि सारे लोगों को मैंने ही लेटर भेजा और वह अपने बारे में सिंघानी और भवभूति को बताने लगती हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम लोगों को ययाति को दिखाया जाता है, जो श्वगांधिका के खानदान का आखिरी वारिस होता है। यहां पर हैरानी की बात यह होती है कि ययाति को 7 बेटियां होती है और इसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट होती है। ययाति को अपने खानदान के बारे में अच्छे से मालूम है कि अगर यह लड़का पैदा करेगा तभी राजा बन सकता है, खजाने का मालिक हो सकता है। उस समय महर्षि का फादर खजाने की देखरेख करते रहता है। इसके कुछ दिनों के बाद ययाति की पत्नी 2 जुड़वा बच्चे को जन्म देती है और भगवान की कृपा से दोनों बच्चे ही होते हैं। अब ययाति के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सोच लेता है कि मैं अब राजा बनूंगा। यहां पर एक और बात यह है कि ययाति के साले के घर लगातार बेटियां ही जन्म ले रही थीं। ययाति अपने साले को बोलता है कि मैं अपना एक बच्चा तुम्हें दे दूंगा। इससे इसका साला भी बहुत खुश होता है। इसके बाद ययाति महर्षि के फादर के पास जाता है अपने खजाने को लेने के लिए। यहां पर ययाति को अपने बेटे का नाम तो दर्ज करवाना होगा, तो ययाति यहां सिर्फ अपने एक ही बेटे को लाया होता है। महर्षि का फादर बोलता है कि यार तुम्हें अपने दोनों बच्चों को लाना होगा यहां। जब उन दोनों का नाम दर्ज होगा तभी मेरे घर बेटे का जन्म होगा, क्योंकि महर्षि के फादर के घर भी लगातार बेटियों का ही जन्म हो रही थी। उस श्राप की वजह से बोलता है कि जल्दी से तुम अपने दूसरे बेटे को भी यहां लेकर आओ। जब ययाति अपने साले के घर आता है तो इसे मालूम पड़ता है कि मेरा साला बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से कोलकाता चला गया। उसी समय महर्षि के फादर को यह जानकारी मिलती है कि मेरे घर बेटे का जन्म हुआ और वो बेटा कोई और नहीं खुद महर्षि होता है। तो इसके बाद होना क्या था, वह खजाना ययाति के हाथ से चला जाता है, महर्षि का हो जाता है, क्योंकि इसके घर बेटे का जन्म हुआ। खैर अब जो भी हो, ययाति अपने दिल पर पत्थर रखकर खजाने को भूलकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता है। इधर ययाति का साला भी कोलकाता में अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारते रहता है। ययाति के साला के पास जो बच्चा होता है ना, उसी का नाम होता है भवभूति, जो प्रेजेंट टाइम पर एसआई बना है, वहीं पुलिस ऑफिसर। इधर ययाति का बेटा लड़कियों की तरह बिहेव करते रहता है, जैसे माथे पर बिंदी लगाना, हाथों में चूड़ियां पहनना, होठों पर लिपस्टिक लगाना
और इधर कोलकाता में भवभूति अपने परिवार को छोड़कर घर से भाग जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे बहनें होती हैं ना, उसकी शादी की जिम्मेदारी इसके ऊपर पड़ सकती है। इसी वजह से वह अपने बचपन के उम्र में ही घर छोड़कर भाग जाता है। इधर ययाति अपने बेटे की हरकतों को पहचानकर इसे बहुत मारने पीटने लगता है, तो इसका बेटा सच बोल देता है कि पता नहीं पापा, मुझे क्यों लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता है। रात होने के बाद ययाति अपने सास से इसी के बारे में बात करता है। इसकी सास इसे समझाने लगती है कि इसमें उस बच्चे की क्या गलती, यहां सब प्रकृति का खेल है, इसे हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन ययाति अपने बेटे की प्रॉब्लम को समझकर उसे नाट्य सीखने का परमिशन दे देता है। कहता है कि बेटा, तुम्हें जैसा रहना पसंद है तुम वैसा ही रहो। अब रात होने के बाद ययाति का बेटा विभूति जब घर आता है तो घर पर कोई नहीं होता, मतलब कि ययाति विभूति को यही अकेला छोड़कर अपनी फैमिली के साथ यहां से चला जाता है। विभूति को इसके घर के दरवाजे के पास इसका खानदानी प्लेट नजर आता है। यह प्लेट उसकी मां यहां रखकर गई होती है, बिना विभूति को बताएं। इसके बाद विभूति का नाट्य गुरुजी उसका ऑपरेशन करवाकर पूरी तरह लड़कियों में बदल देता है। लड़की बनने से पहले इसका नाम कुछ और था, मगर लड़की बनने के बाद इसका नाम पड़ता है विभूति। विभूति लड़कियों को नाट्य सिखाते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारती रहती हैं। लेकिन विभूति इस समाज में जिल्लत भरी अपनी जिंदगी जी रही थी, तो वह इन सबसे तंग आकर खुद को खत्म करने वाली थी, एक बस से कूदकर। तभी विभूति को बस में रेवती नजर आती है। वहीं भवभूति की पत्नी, जो दर्द के मारे तड़प रही होती है, उस वक्त वह भवभूति को छोड़कर कहीं जा रही होती है। विभूति रेवती को किसी जगह पर लाकर इसकी डिलीवरी करती है, और यही बचा होता है सिंघानी। एक दिन रेवती एक लेटर विभूति को देती है, बोलती है कि तुम यह लेटर भवभूति को दे देना। अब रेवती को देखने के बाद विभूति के भी मन में इच्छा होती है मां बनने की। विभूत एक अनाथालय जाकर एक बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है, और उसी लड़की का नाम होता है अनु। लेकिन अनु बड़ा होकर विभूति के साथ रही नहीं पाती। जहां पर भी जाती लोग इसके ऊपर सवाल उठाने लगते कि तुम एक किन्नर की बेटी हो, तुम कैसे इस धरती पर जन्म ली। हमेशा अनु विभूति से यह सवाल जवाब करती कि आखिरकार तुमने मुझे गोद क्यों लिया। इसी दौरान दूसरे किन्नर की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से विभूति हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल पर विभूति के साथ अनु भी आते जाते रहती है। इसके बाद विभूति अपने सारे खानदान वालों के पास लेटर भेजने लगती है, क्योंकि अनु इसे अपनी मां नहीं मानती, और ऊपर से ये एक किन्नर है, तो वो खजाना किसी और को तो मिलेगा। अब यह पूरी कहानी विभूति से सुनकर सिंघानी इसे धन्यवाद बोलने लगता है कि आपने मुझे इस धरती पर लाया, मेरी मां को संभाला। अगले सीन में आश्रम के पास वो ययाति आता है। वहीं विभूति के द्वारा भेजे गए लेटर को देखकर ययाति यहां पर अपने बेटे के लिए आया होता है। अब ययाति को यहां पर देखकर महर्षि और उसका शिष्य थोड़ा दुखी होने लगता है। श्वगांधिका का अब असली वारिस आ चुका है। तभी अनु महर्षि से बोलती है कि उस खजाने का असली मालकिन रुक्मणी देवी है, मतलब कि एक औरत। आप एक काम कीजिए, इस खानदान में मेरी मां को मिला दीजिए, वहीं विभूति को, और वो खजाना मेरे नाम कर दीजिए। उसी वक्त यहां पर ययाति का साला भी आता है। वह अपने भाग्य हुए बेटे को लेने के लिए, मतलब कि भवभूति को। लेकिन भवभूति इसे अपना फादर नहीं मानता, ययाति को ही अपना फादर मानता है, क्योंकि ययाति के जरिए ही भवभूति को वो खजाना मिल सकता है। अब भवभूति को देखकर ययाति इसे विभूति समझने लगा, मतलब यही सोच रहा होता है कि विभूति औरत बनने की जगह एक मर्द बन चुका है। इसके बाद अब आश्रम वाले ययाति को राजा बना देते हैं। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह खजाना भवभूति को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर भवभूति को खजाना मिलेगा तो इसके पास इसका खुद का बेटा होना चाहिए। तभी यहां पर सिंघानी आता है। भवभूति इसे बोलता है कि तुम थोड़े समय के लिए मेरे बेटे की तरह एक्टिंग करो, इसके बदले मैं इस खजाने का थोड़ा हिस्सा तुम्हें दूंगा। मतलब कि अभी तक भवभूति को मालूम नहीं होता है कि सिंघानी उसी का बेटा है। थोड़ी देर के बाद यहां पर विभूति आता है, और विभूति को देखकर ययाति शॉक्ड में रह जाता है कि भवभूति और विभूति दोनों अलग अलग है। विभूति यहां मौजूद इन सारे लोगों की जमकर क्लास लेती है कि जेंडर प्रकृति डिसाइड करती है, कोई इंसान नहीं। और यहां जब पैसों की बात आई, दौलत की बात आई, तो हर कोई अपना बनाने लगे। क्या अब तुम लोगों को यहां पर जेंडर नहीं नजर आता? फाइनली विभूति खुद को मर्द समझकर पूजा पर बैठ जाती है, सारे खजाने का मालिक बनने के लिए। तभी भवभूति विभूति के पास आकर बोलता है कि हम दोनों तो जुड़वा भाई हैं, तो खजाने में थोड़ा हिस्सा आप मुझे दोगे ना? विभूति बोलती है कि मैं तो बस अपना परिवार चाहती हूं, मुझे इस खजाने की कोई जरूरत नहीं।
इस खजाने को तुम ही रख लो भाई। विभूति की सारी बातें सुनकर अनु विभूति को अपना लेती है, मतलब कि अनु इसे अपनी मां की तरह एक्सेप्ट करती है। फाइनली अब भवभूति राजा बनता है। सारे खजाने का मालिक यही होता है, क्योंकि इसका एक बेटा होता है ना, सिंघानी। रेवती का आखिरी लेटर सिंघानी भवभूति को देता है। उसमें यही लिखी होती है रेवती कि मैं तो पूरे समाज को बदलने चली, लेकिन खुद मेरा ही पति मर्द और औरत को अलग अलग निगाहों से देखता है, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई। इस मूवी के लास्ट में हम लोग यह देखते हैं कि उस खजाने को हासिल करने के बाद भवभूति एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाता है, और वो भी को एजुकेशनल स्कूल, बिना भेदभाव वाली। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।